Hello my dear students, welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accountancy educator. आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। भाई साहब, इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो यदि बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, तो भैया क्लास केजी से लेकर के क्लास 12 तक हम आपको इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, और हिंदी मीडियम के हम आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। स्टूडेंट्स, हम आपको इसके अलावा ई बुक्स और ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेल कराते हैं। तो यदि आपको हमारे ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना है तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आपको जाकर चेक करना है और फिर आप आराम से चाहो तो ई बुक्स और ई नोट्स हमारे अवेल करके आप स्टडी कर सकते हो। और यदि चैनल की बात करी जाए स्टूडेंट्स, तो आप सभी जानते हैं इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ है एकमात्र मैग्नेट ब्रेन्स, राइट, जो आपको फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर हम आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स, पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड कराते हैं, और काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम आपको डेली बेसिस पे सॉल्व कराते हैं, जिसमें हम आपको एमसीक्यू, एडिशन, रीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक वाइज काफी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी लर्निंग बिना किसी भी बैरियर के, बिना किसी रुकावट के, इवन कोई फाइनेंशियल बैरियर भी ना आए, आराम से आपकी लर्निंग होती रहे घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में फ्री ऑफ कॉस्ट पे। तो बस उसके लिए आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो फटाफट से स्टूडेंट जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और आज के इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक और शेयर करना है, सबको करना है, राइट। तो जो भी क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, मुझसे कनेक्ट हो चुके हैं, फटाफट से सेशन को लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम लोग अपने चैप्टर नंबर 18 पर है, जिसका नाम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। और हम इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, है ना। पहले पूरा कॉन्सेप्ट वाइज हम चीजों को देख रहे हैं और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो सबसे पहली चीज बनती है भैया, वो बनती है ट्रेडिंग अकाउंट। आपको भी पता है। तो भैया ट्रेडिंग अकाउंट हमने देख लिया, मीनिंग वगैरह, नीड्स, फीचर सब देख लिया। अब हम ये तो देख लें कि उस ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं ना, क्या क्या उसमें कंटेंट्स हैं, क्या क्या आइटम्स है। तो वही है आज कंटेंट्स और आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीजों को हमें शामिल करना है, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होंगी, क्या क्या उसके कॉन्टेंट्स या एलिमेंट्स है, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो फाइनली इससे आपको पता लग जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, और जो नहीं आती वो कहाँ जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में, राइट। तो आइए फिर आज इसी टॉपिक को हम लोग मिल करके बढ़िया तरीके से डिस्कस करते हैं। आई होप आप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा, चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन, स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ठीक है। चलिए गाइस, आ जाइए भैया। तो पहले देख लें, क्योंकि ट्रेडिंग एक क्या है, ट्रेडिंग एक अकाउंट है। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट एक अकाउंट है, तो इसमें आपको पता है 2 साइड होंगे। चलो यदि मैं आपको एक नॉर्मल सा, एक बहुत ही छोटू सा फॉर्मेट बताऊं, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। 2 साइड होंगे, आपको भी पता है ये तो, ठीक है। राइट, ये एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट का हो गया फॉर्मेट। ये होता है इसका डेबिट साइड एंड दिस इज इट्स क्रेडिट साइड, ठीक है। इस तरीके से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। कुछ चीजें इसमें डेबिट होंगी, कुछ चीजें इसमें क्रेडिट होगी। तो अब हमें वही देखना है भाई साहब कि क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है। तो सुनो भैया ध्यान से, सबसे पहले हम वो आइटम्स या वो एंट्रीज को देखेंगे, ठीक है, वो एंट्रीज या वो चीजें देखेंगे जो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट की जाती है, मतलब यहाँ पे शो करी जाती है। क्या क्या इसमें डेबिट होगा, तो सबसे पहली चीज होती है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक या जैसे हम इन्वेंट्री भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को क्या करते हैं, नोट करते हैं। डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को हम वहां पर रिकॉर्ड करते हैं। अब ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, सबको पता है। पिछले साल जो मेरा प्रोडक्ट नहीं बिका, उसको जब मैं नेक्स्ट ईयर पे ट्रांसफर कर देती हूं, तो वो मेरी ओपनिंग एंट्री कहलाती है, या वो मेरे ओपनिंग स्टॉक कहलाते हैं। मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल भी दिया है कि जब भी कंपनी कोई प्रोडक्ट्स बनाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। अब जरूरी नहीं है कि कंपनी ने, यदि मानो मैं ये पेन बनाती हूँ 100, मतलब हर साल ये पेन बना करके
बेचती हूँ। सपोज मैंने इस साल टोटल 100 पेन बनाए थे और वो पूरे 100 नहीं बिके, सिर्फ 80 पेन मेरे बिके हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने टोटल 100 पेन बनाए थे, जिसमें से मेरे एक साल में सिर्फ 80 पेन बिके, सिर्फ 80 पेन बिके, तो बचे कितने, 20 पेन बचे। और साल खत्म हो गया है, 31 मार्च हो गया, पूरा साल मैंने देखा यार 100 पेन बनाए थे पर 80 बिके, 20 बच गए, तो क्या इन्हें मैं वेस्ट जाने दूंगी, क्या मैं इन्हें हटा दूं, क्या मैं इनको निकाल दूं, ये सोच के कि यार अब तो अगला साल नया आ गया, नए साल नया पेन बनाएंगे, नया प्रोडक्ट बनाएंगे और नई चीजों की सेलिंग करेंगे। ऐसा नहीं होता है। कंपनी क्या करती है, नए प्रोडक्ट भी बनाएगी, लेकिन जो पहले पुराने हैं, जो पिछले साल नहीं बिके, उनको पहले निकालेगी। तो जब हम अगले साल आएंगे, राइट, जब हम अगले साल आएंगे तो ये जो मेरे रिमेनिंग 20 पेन है, इनको मैं नेक्स्ट ईयर पे ब्रॉट डाउन कर लूंगी। तो ये पिछले साल के बचा हुआ स्टॉक जो मैं नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करती हूँ, दैट इज माय ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ही लिखते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट पिछले साल नहीं बिका उसको हम पहले लेकर आते हैं, ठीक है, पहले उसको लेकर आएंगे, फिर फर्दर और प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। फर्दर प्रोडक्शन बाद में होगा, पहले जो पिछला साल का माल है जो नहीं बिका पहले उसको लेकर आओ, फिर हम दूसरा प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक यही होता है। इट इज अ क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल जो नहीं बिका, जो पिछले साल मैंने आखिर में साल के अंत में देखा ना कि मेरे 20 पेन नहीं बिके, तो ये पिछले साल का मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। अब इस साल जो नहीं बिकेगा, जितना बचेगा वो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा। हर साल का जो नहीं बिकता वो क्लोजिंग बैलेंस होता है, और उसको जब हम अगले साल ट्रांसफर कर देते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। क्लियर, समझ आया? ओके, तो यही लिखा है कि आपका जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है, जिसको आप एज अ ओपनिंग स्टॉक या एज अ ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करते हो हर फाइनेंशियल ईयर में, हर नए साल में, इन एवरी न्यू फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल का जो भी स्टॉक है उसको हम नए साल में ब्रॉट डाउन करते हैं, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, उसको मान के चलते हैं, ठीक है, एक ओपनिंग एंट्री करके। नाउ देयरफॉर इट इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस, तो इसको हम ट्रायल बैलेंस में भी शो करते हैं। दिस एंट्री इज प्लेस एज द फर्स्ट आइटम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। और याद रखना, जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहला आइटम आपको ओपनिंग स्टॉक ही शो करना है, उसके बाद फिर दूसरे करना। ऐसा नहीं परचेज कर दिया, परचेज रिटर्न सब शो कर दिया और आखिरी में ओपनिंग स्टॉक, नहीं। सबसे पहले जो पिछले साल का गुड्स बचा है, स्टॉक बचा है, पहले उसको लेकर आओ, पहले ओपनिंग स्टॉक लिखो यहाँ पे, उसके बाद फिर भैया फर्दर प्रोडक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि पहले पूरा प्रोडक्शन का हमने दिखा दिया, हमने खरीदा, परचेज करा, हमने खर्चा करा, वो बाद में होगा, पहले जो पिछले साल माल बचा है उसको पहले लाओ। तो सबसे पहला काम आपको ट्रेडिंग अकाउंट में यही करना है कि आप पहली एंट्री काय की करोगे, ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहली एंट्री आपको ओपनिंग स्टॉक की सबसे पहली इनिशियल एंट्री होती है। क्लियर है ना? इट शुड बी नोटेड दैट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ अ बिजनेस देयर विल बी नो ओपनिंग स्टॉक। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि जो बिजनेस का अभी पहला ही साल है, वो इसी साल स्टार्ट हुआ है, तो क्या उसका कोई ओपनिंग स्टॉक रहेगा? नहीं रहेगा ना, क्योंकि पिछले साल का उसका कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि पिछले साल तो वो बिजनेस था ही नहीं, वो तो इसी साल स्टार्ट हुआ है। तो इस कंडीशन में उसका कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं रहता है। अब जैसे कोई बिजनेस इसी साल स्टार्ट हुआ है, उसने जब पिछले साल कुछ बनाया ही नहीं था, तो पिछले साल उसका थोड़ी ना कोई स्टॉक बचा होगा जो वो लेकर आए ओपनिंग स्टॉक में। इसलिए जो नया बिजनेस है इसी साल हुआ है, उसका कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं रहता। ओपनिंग स्टॉक मतलब जो पिछले साल का बचा है उसको हम नए साल पे ला रहे हैं, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। तो जो पिछले साल बिजनेस ही नहीं था, तो उसका कुछ पिछले साल कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो वो कहाँ से नए साल में लेकर आएगा? ओके, समझ आया? तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला एलिमेंट जो आपका डेबिट साइड पे आता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक। जो पिछले साल का मटेरियल स्टॉक नहीं बिका उसको हम रिकॉर्ड करते हैं इन दी डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? ये पहला आइटम। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 आइटम देखते हैं, परचेजेस एंड परचेजेस रिटर्न। अब हम क्या करेंगे, हमने देख लिया कि मेरे 20 पेन है जो नहीं बिके, वो ओपनिंग स्टॉक में आ गए। अब इस साल क्या करूंगी, मैं फिर से प्रोडक्शन करूंगी। अब 20 पेन थोड़ी ना साल भर बिकेंगे, अब मैं फिर और फर्दर प्रोडक्शन भी तो करूंगी। मैंने देखा कि भैया मैंने देखा कि मेरे पिछले साल 20 पेन नहीं बिके, वो मैं लेके आ गई ओपनिंग स्टॉक में, मैंने रख दिया। अब मैं क्या यही लेके बैठी रहूंगी क्या? नहीं, अभी मेरे साल में और भी बिकेंगे, ये तो अभी फटाफट बिक जाएंगे 20, ठीक है। तो अब मुझे फर्दर और प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना। तो यदि ये पेन मुझे और बनाना है तो क्या इसके लिए मुझे कुछ रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, ऐसे ही बन जाएगा क्या? जो भी इसे मटेरियल
लग रहा है, जो भी इसमें प्लास्टिक का यूज हो रहा है या जो भी अदर इसमें मेटल यूज हुआ है, जो भी इसमें चीजें यूज हुई हैं, वो पूरा रॉ मटेरियल में लेकर आऊंगी ना। तो जब मैं वो रॉ मटेरियल खरीदूंगी तो उसको मैं क्या बोलूंगी, मैं परचेज कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ परचेज? क्योंकि मुझे प्रोडक्ट बनाना है, तो मैं अपना रॉ मटेरियल परचेज कर रही हूँ। उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करूंगी, उसमें से फिर प्रोडक्ट बनाऊंगी मैं। ठीक है, उस रॉ मटेरियल से मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें प्लास्टिक और जो भी इसमें चीजें यूज हुई है जिससे ये बना है, वो पूरा रॉ मटेरियल मैं बुलवाऊंगी और फिर उसको प्रोडक्शन करके ये पेन तैयार करूंगी। राइट, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट चीज क्या करूंगी, परचेज करूंगी। अब परचेज अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, आप सभी जानते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्योंकि एक्रूलर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है ना। हम जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वो एक्रूलर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से बनाते हैं। मतलब चाहे वो रॉ मटेरियल जो आपने खरीदा है, परचेज करा है, चाहे वो कैश में किया अथवा उधारी पे करा, दोनों ही तरीके के आप परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में शो करोगे। ठीक है, चाहे आपने कैश में खरीदा, चाहे उधारी पे खरीदा, कैसा भी आपने परचेज करा है, आप उसको शो करोगे कहां पे, यहां पे परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज। चाहे उधारी पे है, कैश पे, वो हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। कैश बेसिस नहीं कि सिर्फ कैश वाले ही ट्रांजैक्शन लिखना है। एक्रूरल बेसिस का मतलब जहां कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है ना। परचेजेस इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ परचेज रिटर्न। तो आपको मालूम है, जो हमने खरीदा रॉ मटेरियल, यदि उसमें से हम कुछ वापस कर रहे हैं तो उसको हटा दे भैया, उसको माइनस कर देते हैं हम, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी रॉ मटेरियल खरीदा था इस पेन को बनाने के लिए, जिसमें से मुझे थोड़ा मटेरियल एक्स्ट्रा लग रहा है तो मैं वापस कर रही हूँ, या वो डिफेक्टिव लग रहा है तो मैं वापस कर रही हूँ, या वो जो भी रीजन है, यदि मैं वापस कर रही हूँ तो इस परचेज में से मैं माइनस कर दूंगी, लेस क्या कर दूंगी, परचेज इज रिटर्न, और फिर जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पे लिखूंगी। क्लियर? ठीक है ना। बिसाइड परचेज रिटर्न कुछ और चीजें भी माइनस हो जाती हैं, तो परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करना, फिर देखना कि कितना खरीदा है, क्योंकि जो वापस कर दिया वो हट जाएगा। फिर उसके बाद कुछ और चीजें भी माइनस होंगी, जैसे कि यदि आपके ओनर ने या प्रोप्राइटर ने खुद के पर्सनल खर्चे के लिए कुछ खरीदा है ना भाई साहब, तो वो भी आप माइनस कर देना। उसने यदि खुद के खर्चे के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग, ठीक है, तो यदि ड्राइंग है भाई साहब तो वो भी माइनस कर देना परचेज में से, क्योंकि उससे आपका गुड्स कम होता है ना, उससे आपका गुड्स कम हो गया। उसने क्योंकि पर्सनल यूज के लिए वो ले लिया तो उससे आपका गुड्स कम हो गया, तो वो माइनस कर देना। फिर परचेज का आप अमाउंट लिखना। चैरिटी में कुछ आपने दे दिया है तो वो माइनस कर देना। सैंपल के लिए आपने कुछ दे दिया तो वो सब माइनस कर देना। ठीक है, चैरिटी में कुछ दे दिया, सैंपल के लिए कुछ दे दिया है, तो इन सबसे क्या होता है, ड्राइंग, चैरिटी और सैंपल, इन सब पे जब आप गुड्स दे रहे हो तो उस बदले में आपको पैसा नहीं मिलता, राइट। तो ये सबसे आपका सिर्फ परचेज कम होता है और आपका कैश नहीं बढ़ता, क्योंकि इससे आपको बदले में पैसा नहीं मिल रहा है, सिर्फ आपका गुड्स ही जा रहा है। तो इस कंडीशन में परचेज में से ये सभी चीजें क्या क्या, परचेज रिटर्न, ड्राइंग, चैरिटी और सैंपल, ये सब कुछ माइनस होने के बाद फिर परचेजेस की हम वैल्यू लिखते हैं। इज इट क्लियर भाई साहब? आगे बढ़े, फिर समझ आया सभी को, राइट। उसके बाद परचेज आर शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट एज फॉलो। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। पहले आपने जो परचेज करा वो लिखो, वो लिख दिया, उसमें ऐड क्या करो, गुड्स इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब पता है क्या होता है, शायद पहले भी बताया था। गुड्स इन ट्रांजिट मतलब वो गुड्स जो अभी मेरे रास्ते में ही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ भोपाल में हूँ, भोपाल में मैंने कुछ गुड्स कहाँ से बुलवाए हैं, सपोज करो मैंने इंदौर से गुड्स बुलवाए हैं, ठीक है, मैंने कल ऑर्डर दे दिया था और सपोज करो वो ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, ठीक है, तो सुबह वो गुड्स निकल गए और आते आते उनको समझो एक दिन लग जाएगा, रुकते हुए आ रही है गाड़ी, ठीक है, तो एक दिन लग जाएगा, वो एक दिन बाद इंदौर से गाड़ी निकली है, वो मेरे पास एक दिन बाद आएगी, ठीक है, भोपाल तक एक दिन बाद आएगी। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में यदि मैं देख रही हूँ कि मैं अपना निकाल रही हूँ कि मेरे पास टोटल कितना परचेज किया मैंने, और वो जो गुड्स जो ऑलरेडी वो इंदौर से निकल चुके हैं वो भी रास्ते में ही हैं, वो रास्ते में वो निकल गए हैं, राइट, लेकिन अभी वो रास्ते में इंदौर से भोपाल आ रहे हैं पर अभी वो रास्ते में है। तो जो गुड्स मेरे रास्ते में अभी ना मेरे पास आए वो, और सेलर के पास से तो निकल गए, वो जो मेरा सप्लायर है उसके पास से वो गुड्स निकल गए, तो उसके पास भी नहीं है गुड्स और अभी मेरे पास पहुंचे भी नहीं है, तो गुड्स अभी रास्ते में है। तो जो गुड्स आपने खरीदे हैं पर अभी वो आपके पास नहीं आए, वो अभी रास्ते में है, ऑन द वे। ऑन द वे जो आपके गुड्स होते हैं उसको बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है, ऑन द वे है, आ रहे, निकल गए हैं,
ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, एक दिन लगेगा, एक दिन बाद मुझे वो गुड्स मिल जाएंगे। तो यदि ऐसे भी गुड्स है जो अभी आए नहीं है पर रास्ते में है, तो उनको भी आप यही मानो कि वो भी परचेज आपने कर लिए हैं, राइट। तो उनको भी परचेज में आप ऐड कर देना। माइनस क्या क्या करोगे, जो गुड्स आपने खरीदे थे यदि वापस कर दिए तो परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा। प्रोप्राइटर ने ड्राइंग करी वो माइनस होगी, कोई डोनेशन या चैरिटी दी है तो उससे आपके गुड्स कम होते हैं तो ये माइनस कर देना। और यदि सैंपल के लिए आपने कोई गुड्स दिया है वो सब माइनस करना। तो फाइनली आपको नेट परचेजेस मिल जाएगा कि आपका एग्जैक्ट परचेज कितना है। क्लियर, समझ में आया। तो हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में नेट परचेजेस ही दिखाते हैं, ये ऐड करने के बाद और ये सब माइनस करने के बाद। यदि क्वेश्चन में है तो करना, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप परचेज हो गया, उसके बाद अब एडजस्टेड परचेज क्या होता है ये भी देख लो। एडजस्टेड परचेज वो होता है जिसमें आपकी कुछ चीजें इंक्लूडेड होती हैं। क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें आपका, तो एडजस्टेड परचेज आपका क्या इंक्लूड करता है, ओपनिंग स्टॉक, है ना। उसके बाद उसमें परचेजेस भी रहता है जिसमें से माइनस हो जाता है परचेज रिटर्न, और क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस हो जाता है। तो यदि ये सब चीजें हो गई है उसके बाद आपका एडजस्टेड परचेज आता है। अब यदि क्वेश्चन में कहीं एडजस्टेड परचेज दिया हो ना तो फिर आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एडजस्टेड परचेज लिख दो, क्योंकि उसमें आपका ओपनिंग स्टॉक भी शामिल हो गया, परचेज भी शामिल है, परचेज रिटर्न भी माइनस हो गया और क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस हो गया। तो वो सारी चीजें हो गई है। तो डायरेक्टली यदि एडजस्टेड परचेज है तो वो लिखो, और नहीं है तो फिर ये सारी चीजें हम लिखेंगे, राइट। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि यदि आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली एडजस्टेड परचेज दिया है तो फिर आपको कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ एडजस्टेड परचेज लिख दो। फिर ना परचेज अलग से लिखना है, ना परचेज रिटर्न लिखना है, ना ओपनिंग स्टॉक, ना क्लोजिंग स्टॉक, कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि उसमें एडजस्टेड परचेज में ये सब इंक्लूडेड हो गया ना आपका। ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, परचेज भी हो गया, परचेज रिटर्न भी माइनस हो गया, क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस हो गया, सब उसमें इंक्लूडेड है। तो डायरेक्टली एडजस्टेड परचेज लिख लो। चार चीजें अलग अलग लिखने से अच्छा है अगर डायरेक्ट एडजस्टेड परचेज है तो उसमें चारों चीजें आपकी शामिल हो गई। क्लियर। इसकी जर्नल एंट्री हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना, अपने इस चैप्टर में जर्नल एंट्री है ही नहीं, पर यदि दी है बुक में तो मैंने आपको यहाँ पे बता देती हूँ क्या करना है। यदि ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कर रहे हो तो परचेज अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, और परचेज रिटर्न का तो परचेज रिटर्न टू परचेजर्स अकाउंट। हालांकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं एंट्री का, पर देख लो एक बार। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट टू परचेजर्स अकाउंट, राइट। नाउ आफ्टर द अबव एंट्रीज आर पास, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड परचेज रिटर्न अकाउंट will not have balance and hence will not be shown in the trial balance. Instead adjusted purchase and closing stock will be shown in the trial balance. तो यदि कहीं पे आपको डायरेक्टली एडजस्टेड परचेज दिया है तो ना आपको ओपनिंग स्टॉक लिखने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको परचेज लिखने की जरूरत है, ना आपको परचेज रिटर्न लिखने की जरूरत है। ट्रायल बैलेंस में ये सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन सब की जगह आपने क्या लिख दिया है, डायरेक्टली आपने एडजस्टेड परचेज लिख दिया है। ठीक है, तो यदि एडजस्टेड परचेज है तो इसमें ये तीनों चीजें शामिल हैं, इसलिए अब आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है। क्या क्या, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और परचेज रिटर्न। यदि एडजस्टेड परचेज लिख रहे हो तो ये तीनों उसी में शामिल हो गए, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब देखो, द अमाउंट ऑफ एडजस्टेड परचेज अकाउंट इज शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो क्योंकि इसमें क्लोजिंग स्टॉक जो एडजस्टेड परचेज होता है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस होके ही हम एडजस्टेड परचेज निकालते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक भी फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फिर आप क्या लिखो, ट्रेडिंग अकाउंट में केवल एडजस्टेड परचेज लिख दो, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आप बैलेंस शीट में लिखो बस। क्लोजिंग स्टॉक को आप ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखोगे, राइट। तो देखो, आपको समझना सिर्फ इतना है यहाँ पे कि यदि एडजस्टेड परचेज आपको दिया है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, ओपनिंग स्टॉक है इसमें, इसके अंदर आपका ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, प्लस इसके अंदर परचेज आ गया, जिसमें से परचेज रिटर्न माइनस होके आया, परचेज रिटर्न, और इसमें से आपका माइनस क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये सब चीजें हम ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। क्या क्या, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, राइट। तो यदि एडजस्टेड परचेज नहीं दिया तो ये सब आप दिखाओगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और यदि एडजस्टेड परचेज दिया है तो भाई साहब ये चारों आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह डायरेक्टली सिर्फ आप एडजस्टेड परचेज अकेले को क्या कर दो, डेबिट कर दो, बस इसको डेबिट कर दो अकेले को, इसके अंदर ये चारों चीजें शामिल हैं।
समझ आया? यदि ये नहीं दिया तो ये चारों को आप ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओ, और यदि ये दिया है तो ये चारों इसके अंदर ही इंक्लूडेड हो जाते हैं, इसलिए आपको ये चारों लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एडजस्टेड परचेज को डेबिट साइड पे लिख दो, काम हो जाएगा। ठीक है, काम हो जाएगा। ना ओपनिंग स्टॉक लिखने की आवश्यकता है डेबिट में, ना परचेज और परचेज रिटर्न लिखने की आवश्यकता है, और जो क्लोजिंग स्टॉक जिसको हम क्रेडिट में लिखते हैं वो भी नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा बस, केवल और केवल आपको ये बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा और कहीं नहीं लिखना पड़ेगा। राइट, ट्रेडिंग अकाउंट में ये चारों चीजें नहीं आएगी, इसकी जगह ये आ जाएगा बस, यदि एडजस्टेड परचेज दिया है तो, क्योंकि फॉर्मूला यही है। एडजस्टेड परचेज में क्या क्या है, ओपनिंग स्टॉक शामिल है, प्लस परचेज, माइनस परचेज रिटर्न और माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया, सारी चीजें उसमें हो गई है। पूरा आपको चारों मिला करके वो डायरेक्ट दे दिया है। क्लियर? तो क्वेश्चन के अनुसार मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ, यदि आता है तो ध्यान रखना। ऑलराइट, चलो अब अपन आगे देखें। दो कंटेंट्स अपन ने देख लिए। पहला क्या देखा, ओपनिंग स्टॉक, दूसरा परचेज या परचेज रिटर्न। और यदि एडजस्टेड परचेज है तो फिर वो चार चीजें नहीं आती, सिर्फ एडजस्टेड परचेज आता है। चलो अब तीसरा आइटम देखो, डेबिट साइड में तीसरी चीज क्या आती है ट्रेडिंग अकाउंट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या आता है भैया, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। नंबर तीसरी चीज क्या आती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं भैया, एक्सपेंस मतलब खर्चा, और डायरेक्ट है मतलब वो डायरेक्ट प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ खर्चा है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द गुड्स परचेज। अब आपने प्रोडक्शन करने के लिए खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, तभी प्रोडक्शन हो पाएगा, तो वो खर्चा हो गया प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, टिल दे आर ब्रॉट टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। तो भैया बेसिकली ये वो खर्चा है जो हमें गुड्स को बनाने के लिए जब रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जब से लेकर के जब तक कि वो गुड बिकने के लिए तैयार ना हो जाए, तब तक का जो भी खर्चा होता है वो डायरेक्ट खर्चा आता है अपना, है ना। जैसे कि मैंने बोला कि जो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है बेसिकली वो क्या है, आपका जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है आपका, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ खर्चा। तो ये कब से चालू होता है, ये जब से चालू होता है जब आप प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल खरीदते हो। रॉ मटेरियल खरीदोगे, उसके बाद आप प्रोडक्शन करोगे, और फिर प्रोडक्शन के बाद आप प्रोडक्ट को रेडी करोगे, प्रोडक्ट रेडी फॉर सेल। तो ये यहां से लेकर के यहां तक के जितने भी खर्चे रहेंगे आपके, दैट कम्स अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ आया? कब से लेकर के भाई कि जब से आपने रॉ मटेरियल खरीदा, तब से लेकर के जब तक वो प्रोडक्ट तैयार नहीं हो गया मार्केट में बिकने के लिए, है ना। प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने तक, जब उसको तो आप मतलब रेडी कर रहे हो, तब तक जो भी खर्चे हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, मैंने प्रोडक्शन किया, उसके बाद उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए रेडी करा, तो ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक के खर्चे जिसके अंदर पूरा प्रोडक्शन आपका इंक्लूडेड रहता है, ये पूरे खर्चे इस पर्टिकुलर टाइम के डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। ओके, फिर एग्जाम्पल दिया है, एक्सपेंसेस आर, जैसे कि फ्राइट और कैरियज इनवर्ट। अब जैसे कि मैं रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ, मैंने अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदा, अब वो रॉ मटेरियल उसकी जगह से मेरी जगह तक लाने के लिए जो भी खर्चा लगा, जो भी भाड़ा लगा, वो आएगा इस मेरा फ्राइट और कार्टेज, है ना। फ्राइट और कार्टेज में इनवर्ट, फ्राइट और कार्टेज इनवर्ट मतलब कोई चीज अंदर आना, इनवर्ट। तो जब मैं प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ और उसके लिए यदि मैं रॉ मटेरियल को बुलवा रही हूँ, तो उसको बुलवाऊंगी तो भैया ऐसे अपने आप आसमान में उड़ के तो वो आ नहीं जाएगा, है ना। उसको बुलवाऊंगी तो मेरे को ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देना पड़ेगा। वो सप्लायर रहता है मान लो इंदौर में, मैं हूँ भोपाल में, ठीक है, तो इंदौर से मेरा सप्लायर मुझे रॉ मटेरियल भेजेगा, तो इंदौर से उड़ के तो आ नहीं जाएगा मेरा रॉ मटेरियल। मैं इंदौर से बोलूंगी भैया कि मेरे को ट्रांसपोर्ट से भेजो, मैं ट्रांसपोर्ट का खर्चा मैं दूंगी, क्योंकि मैं खरीद रही हूँ तो वो खर्चा मैं ही दूंगी, राइट। तो जब मैं कुछ रॉ मटेरियल को इन्वर्ट कर रही हूँ, कुछ बुलवा रही हूँ, तो वो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बुलवा रही हूँ, तो वो खर्चा मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद इंश्योरेंस यदि है, राइट, तो ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। इंश्योरेंस किसका, जो मेरे गुड्स हैं
उनका इंश्योरेंस यदि है तो, किसी की लाइफ इंश्योरेंस का नहीं, किसी गुड्स का इंश्योरेंस है तो, राइट। उसके बाद कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी यदि उस पर लग रही है तो ये सारे मेरे एग्जाम्पल्स है किसके, डायरेक्ट एक्सपेंस के। इन अ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज बिसाइड द अबव एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रोडक्शन सच एज, इसके अलावा भी जो प्रोडक्शन के साथ लग रहे हैं, जैसे कि डेली बेसिस पे मेरा प्रोडक्शन चल रहा है तो जो लेबर या जो वर्कर मेरा प्रोडक्शन कर रहे हैं मेरे प्रोडक्ट्स का, उनको मैं डेली बेसिस पे वेजेस दे रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन के टाइम पे जो लेबर काम कर रही है, फ्री में तो करेगी नहीं, उसको डेली पैसा दे रही हूँ, वो आएगा। पावर, अब जिस मशीन में मेरा प्रोडक्ट बन रहा है उसमें भैया इलेक्ट्रिसिटी लग रही होगी, जिस फैक्ट्री में मेरा प्रोडक्ट बन रहा है उस फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी लग रही होगी, तो वो पूरी चीजें मेरा प्रोडक्शन के टाइम का खर्चा। फैक्ट्री का रेंट, जिस फैक्ट्री में मेरा ये प्रोडक्शन का काम चल रहा है उसका मैं रेंट दे रही हूँ, ओके। उसके अलावा ये सारी चीजें मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो बस इतना मानो कि प्रोडक्शन के टाइम मेरा फैक्ट्री के जितनी भी प्रोडक्शन कहाँ होता है, कंपनी के ऑफिस में होता है क्या, ऑफिस के अंदर नहीं होता, कंपनी की फैक्ट्री में प्रोडक्शन चलता है, ऑफिस में तो उसका बाहर का बाद का काम चलता है, सेल करना, एडवर्टाइज करना, फाइनेंस करना, वो सारी चीजें ऑफिस मैनेजमेंट का काम है। वहां के खर्चे मत देखो, फैक्ट्री के अंदर के खर्चे देखो। फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, फैक्ट्री में जो लोग लेबर वर्कर काम कर रहे हैं उनके डेली बेसिस पे जो वेजेस दे रही हूँ, मशीन चल रही है, मशीन का खर्चा, तो ये सारी चीजें जो फैक्ट्री के खर्चे हैं जो प्रोडक्शन के टाइम पे लग रहे हैं वो मेरे डायरेक्ट खर्चे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्लियर, समझ आया, सिंपल सी बात है, ओके। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लियर हो गए, इनके एग्जांपल्स आपको समझ में आए कि सिर्फ फैक्ट्री के टाइम के खर्चे देखो, प्रोडक्शन के टाइम में जो फैक्ट्री के अंदर खर्चे आ रहे हैं, फैक्ट्री के बाहर के नहीं देखना है ना, फैक्ट्री के अंदर के देखना है सिर्फ और सिर्फ। अब देखो यहाँ पे दो तीन चीजें और हैं। अब जैसे कि ये जो दिया ना फ्राइट और कार्टेज इनवर्ट, तो कार्टेज और फ्राइट इनवर्ट जो है वो मैं, इनवर्ट मतलब जब मैं रॉ मटेरियल लेके आ रही हूँ तो वो मैं किसके लिए ला रही हूँ, प्रोडक्शन के लिए, तो वो मेरा डायरेक्ट है। लेकिन यदि फ्राइट एंड कैरियज आउटवर्ड दिया हो, आउटवर्ड क्या होगा फिर ये बताओ मुझे कमेंट्स में। यदि फ्राइट और कार्टेज आउटवर्ड दिया हो, ये तो इनवर्ट था, तो इनवर्ट तो मेरा, क्योंकि रॉ मटेरियल को इन कर रही हूं तो वो प्रोडक्शन के लिए कर रही हूं, तो वो मेरा डायरेक्ट प्रोडक्शन का खर्चा कहलाएगा। लेकिन यदि वो आउटवर्ड का है कि मैं किसी चीज को बाहर भेज रही हूं, तो बाहर भी भेजूंगी तो अगेन वो उड़ के तो बाहर नहीं जाएगा, कोई भी यदि मैं सामान बाहर भेजना चाहती हूँ उसके लिए भी मुझे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देना पड़ेगा। तो यदि वो कोई चीज मैं बाहर, अब बाहर क्या भेजूंगी, जो फाइनली मैं प्रोडक्ट बना लूंगी, फाइनली प्रोडक्ट जब रेडी हो जाएगा सेल के लिए तो भैया ये बाहर जाएगा बिकने के लिए। तो जब ये बाहर जाएगा तो फ्री में तो जाएगा नहीं, अगेन इसमें खर्चा लगेगा। जिस भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल से मैं इसको बाहर भेजूंगी उसमें मेरा खर्चा लगेगा, तो वो मेरा फ्राइट आउटवर्ड या कैरियज आउटवर्ड कहलाएगा। क्योंकि जब रॉ मटेरियल खरीद रही हूं तो वो खर्चा मेरा इनवर्ट का है, फ्राइट इनवर्ट या कार्टेज इनवर्ट का है, तो वो मेरा प्रोडक्शन के टाइम का है। लेकिन यदि वो आउटवर्ड है, फ्राइट या कार्टेज आउटवर्ड हो रहा है, मतलब मैं अपना प्रोडक्ट बाहर बेच रही हूँ उसमें, तो यदि प्रोडक्ट अब बाहर बेच रही हूँ तो ये प्रोडक्ट बनने के बाद का काम है। तो यदि ऐसा है कि वो बाद का काम है, इसलिए ये जो है ये आपका डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट खर्चा है, और ये कहाँ जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। समझ आया, ठीक है। प्रोडक्ट बनाने के लिए जब रॉ मटेरियल खरीदा उसके लिए यदि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। एक बार प्रोडक्ट बनके रेडी हो गया, अब वो प्रोडक्ट मैं बाहर सेलिंग के लिए पहुंचा रही हूँ, दूसरे शहरों में यदि मेरा प्रोडक्ट जाना है सेल होने के लिए, उसके लिए मैं ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दे रही हूँ, तो वो मेरा प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो प्रोडक्शन के बाद की कहानी है, वो फैक्ट्री के बाहर का खर्चा है। तो वो खर्चा मेरा इनडायरेक्ट है क्योंकि वो आउटवर्ड हो रहा है प्रोडक्ट, तो याद रखना, ठीक है। यदि वो आउटवर्ड हो रहा है मेरा प्रोडक्ट जिसके लिए मुझे फ्राइट के चार्जेस दे रही हूँ प्रोडक्ट को बाहर बेचने के लिए, सेल करने के लिए, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। क्लियर, राइट। तो कंफ्यूज मत होना, यदि कार्टेज या फ्राइट इनवर्ट है तो मैंने बुलवाया है कुछ रॉ मटेरियल तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन यदि कैरियज या फिर फ्राइट आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड मतलब कि भैया मेरा प्रोडक्ट बाहर जा रहा है फाइनली सेलिंग होने के लिए, तो वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। क्लियर, तो याद रखना वर्ड सेम रहेगा, बस यहाँ पे आउटवर्ड और इनवर्ट का फर्क रहेगा। तो इनवर्ट है मतलब डायरेक्ट, और यदि आउटवर्ड लगा है तो इनडायरेक्ट है। क्लियर, यहाँ तक की कहानी समझ आई। बाकी खर्चे तो आपको पता ही है, वेजेस वगैरह, पावर, फैक्ट्री का रेंट वगैरह, तो ये सब आपके फैक्ट्री रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चे हैं।
ये आपके डायरेक्ट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम अपन। आगे बढ़ते तो ये अपने हो गए डेबिट साइड पे। तो देखो सिर्फ और सिर्फ आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें जो डेबिट साइड पे आती है वो 3 ही बेसिक चीजें आती है। सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक, फिर आपका परचेज जिसमें से परचेज रिटर्न माइनस होगा और बाकी चीजें माइनस होंगी, एंड लास्ट में आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। तो केवल ये 3 चीजें हैं जो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करी जाती हैं। अब आ जाए कहाँ, क्रेडिट साइड पे, कि अब क्रेडिट साइड पे क्या इंक्लूड करना है। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो भैया परचेस करने में आपका पैसा गया, डायरेक्ट एक्सपेंस करने में आपका पैसा गया, तो एक तरीके से एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर रहे हैं। तो अब क्रेडिट क्या करेंगे, इनकम। तो जो भी जिस भी माध्यम से पैसा आ रहा है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो देखो अपन यहाँ पे देखते हैं आइटम जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएंगे। तो नंबर 1 सबसे पहला सेल्स और सेल्स रिटर्न। तो भाई साहब यदि मैं प्रोडक्ट बना करके उसकी सेलिंग कर रही हूँ, उस प्रोडक्ट को बना के बेच रही हूँ, तो क्या मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भाई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला आइटम मैं लिखूंगी वो क्या लिखूंगी, सेल्स। जो मैंने बेचा मुझे उससे पैसा मिला, इनकम हुई, रेवेन्यू हुआ, तो इनकम को क्रेडिट पे लिखना है। तो सेल्स करने से मुझे पैसा मिल रहा है, कमा रही हूं मैं रेवेन्यू, तो वो मेरा क्रेडिट में जाएगा। लेकिन हाँ मैंने कुछ बेचा, यदि सामने वाले ने मुझे वो वापस कर दिया तो उस पर मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, और मिला भी होगा तो मुझे लौटाना पड़ेगा। तो यदि सेल्स रिटर्न हो रही है तो उसको आप माइनस कर देना, ठीक है। फिर फाइनल जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस, ये आपका पहला आइटम जो क्रेडिट साइड पर हम लिखते हैं। नाउ सेल्स अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, और आपको पता ही है सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, शोइंग सेल्स ऑफ द गुड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट। अगेन एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो चाहे वो कैश आपने सेल्स उधारी पे करी हो या कैश में करी हो, दोनों रिकॉर्ड करना है उस पर्टिकुलर ईयर में जो भी हुई है। सेल्स रिटर्न यदि है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए ये आप माइनस कर देते हो सेल्स में से। तो नेट सेल्स आपको लिखना है, नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। क्लियर, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करोगे तो नेट सेल्स आ जाएगी। तो सेल्स करने से चाहे क्रेडिट पे करी, उधारी पे करी, चाहे मैंने कैश में करी, दोनों तरीकों से मैंने रेवेन्यू कमाया, राइट। तो उसको मैं क्रेडिट साइड पे लिखती हूँ सेल्स रिटर्न को माइनस करके। अब दूसरा आइटम क्या लिखना है हमें, दूसरा आइटम लिखना है क्लोजिंग स्टॉक या फिर इन्वेंट्री, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक से आप लोग क्या समझते हो, पहले ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्या होते हैं स्टूडेंट्स आपके क्लोजिंग स्टॉक। तो भाई साहब देखिए, क्लोजिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक क्या था, जो पिछले वर्ष का नहीं बिका वो इस साल आ गया वो ओपनिंग स्टॉक, और जो इस वर्ष नहीं बिका वो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि मैंने पिछले साल 100 पेन में से 20 पेन ही बिके, 100 पेन में से 80 पेन बिके, 20 मेरे रह गए, तो ये मेरे इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक हो गए। अब सपोज करो मैंने इस साल फिर से पूरे 100 पेन बनाए, फिर से 100 बनाए, पहले ये 20 बेच दिए, फिर उसके बाद ये 100 में से अगेन मेरे सिर्फ 80 ही पेन बिके। तो अब जो नहीं बिका 20, वो मेरे इस साल के लिए, इस पर्टिकुलर ईयर मैंने देखा 20 नहीं बिके, तो ये मेरे क्लोजिंग स्टॉक है। समझ में आया कि इस साल मैंने अगेन 100 पेन बनाए जिसमें से फिर से मेरे सिर्फ 80 बिके, तो अब ये जो 20 है ये इस साल के लिए मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। तो वो भी मैं लिखूंगी यहाँ पे, नंबर 3rd आइटम होगा ये आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर, तो जो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक है जो इस साल मैंने, क्योंकि मैंने परचेज करा था, मैंने प्रोडक्शन करा, मैंने बेचा भी, लेकिन जो नहीं बिका, इस साल का मटेरियल जो नहीं बिका वो इस साल के लिए क्लोजिंग स्टॉक। साल खत्म तो सिर्फ देख लो भैया कितना बिका, जो नहीं बिका वो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है। अब अगले साल फिर इस क्लोजिंग स्टॉक को अगले साल फिर ट्रांसफर करूंगी तो वो अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। पर इस साल जो नहीं बिका वो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है। क्लियर, कहानी समझ आ गई, राइट। अब देखो इसको मैं आपको रीड करके बताती हूँ। क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री मींस स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स। अनसोल्ड मतलब जो मेरा नहीं बिका, जो अभी तक नहीं बिका, उसमें क्या क्या शामिल है, रॉ मटेरियल, जैसे कि मैंने बुलवा लिया था पर उतना नहीं लगा, पूरा रॉ मटेरियल नहीं लगा, तो यदि वो बच गया है तो उसको अगले साल पे फिर यूटिलाइज करेंगे, तो अगले साल उसको ट्रांसफर करेंगे। सेमी फिनिश गुड, सेमी फिनिश मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं ये टी शर्ट बनाती हूँ, मेरी फैक्ट्री में ये टी शर्ट बनती है, ये टी शर्ट जब बन रही है तो ये फिनिश्ड कब कहलाएगी, जब ये पूरी बन के रेडी हो जाएगी। अब सपोज ये टी शर्ट तो बन गई, लेकिन इसमें ये जो मैग्नेट ब्रेन्स लिखा है ना, ये व्हाइट कलर से प्रिंटिंग नहीं हुई है। टी शर्ट तो रेडी हो गई पर ये प्रिंटिंग का काम बाद में होता है, जब टी शर्ट बन जाती है उसके बाद इसमें ये प्रिंटिंग होती है, राइट। तो ये टी शर्ट तो बन गई पर अभी इसमें ये प्रिंटिंग का काम बाकी है,
ठीक है, तो मतलब ये प्रोडक्ट रेडी नहीं हुआ है। रेडी तो हुआ, अब मैं इसको बेच नहीं सकती ना जब तक मैं इस पे ये मैग्नेट ब्रेन्स का टैग ये ना लगा दूं, ये प्रिंट ना कर दूं, राइट। तो अभी ये बन तो गई है पर आधी बनी है, अभी इसमें आधा काम बाकी है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेमी फिनिश गुड। कि भैया वो गुड जो अभी है, अगर ये बन के रेडी हो गया, बन भी गई, प्रिंटिंग भी हो गई, मैग्नेट ब्रेन्स भी लिखा गया, सब कुछ रेडी है, तो वो गुड्स मेरा कहलाएगा फिनिश गुड। फिनिश मतलब वो फिनिश है, उस पर पूरा काम हो गया है, वो बिल्कुल रेडी है, उसमें अब कुछ नहीं बचा, पूरा काम हो गया, तो वो फिनिश गुड्स है। लेकिन थोड़ा बहुत यदि बच गया, जैसे मैंने बोला ये प्रिंटिंग का काम बच गया, तो वो गुड क्या रह जाता है, सेमी फिनिश गुड, कि अभी वो पूरा बन के नहीं रेडी हुआ, उसमें कुछ काम बाकी है। क्लियर। तो फिनिश गुड वो जो बन के रेडी है बिकने के लिए, सेमी फिनिश गुड वो जो अभी ऑन द वे है, अभी बन रहा है, बना नहीं है, ठीक है। नाउ फिनिश गुड्स भी है, यदि जो बन गया था पर अभी बिका नहीं, वो भी, या फिर गुड्स ट्रेडेड इन एट द एंड ऑफ द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। तो ये सारे गुड्स जो आपके ट्रेड हो रहे हैं, यदि ये इस साल नहीं बिक पाए, अब उसमें क्या क्या शामिल हो गया आपका, चाहे वो आपका रॉ मटेरियल था जो आपने ले लिया पर उसका यूज नहीं हुआ, पूरा यूज नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 यूनिट्स लिए थे रॉ मटेरियल के, जिसमें से सिर्फ 80 यूनिट्स ही लगे, 20 स्टिल बचे हैं, तो उनको मैं अगले साल यूज कर लूंगी, उस रॉ मटेरियल को यूज करके अगले साल प्रोडक्ट बना लूंगी, तो उसको अभी जो बचा है वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक में आएगा। जो कुछ बन रहे हैं वो भी, जो बन के रेडी हो गए थे वो भी, ये सारी चीजें मतलब जो भी चीजें हैं बिकी नहीं है, अभी जो भी बचा है, चाहे वो रॉ मटेरियल बचा हो मेरा इस साल, चाहे मेरा गुड्स जो रेडी था वो बचा हो, चाहे जो रास्ते में है, मतलब जो भी ऑन द वे जिनका प्रोडक्शन चल ही रहा है वो भी बचे हैं, तो ये सब मेरा क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा। साल के एंड तक जो भी है वो मैं वहां पे शो करूंगी। क्लोजिंग स्टॉक इज टेकन एंड वैल्यूड एट द ईयर एंड एंड इज शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। वैल्यूएशन इसकी कैसे करते हैं, तो देखो, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। तो ये मैंने आपको बताया, क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा कम वाली वैल्यू पर ही हम रिकॉर्ड करते हैं। हमेशा क्लोजिंग स्टॉक को कौन सी वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, कम वाली। ये मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था इसको याद करने का, कि हमको क्लोजिंग स्टॉक काय पे लेना है, काम वाली वैल्यू पर। काम वाली मतलब जैसे ऐसे याद रखो कि हमारे यहाँ जो काम वाली आती है ना, सबके यहाँ नहीं आती, पर जिन लोगों के यहाँ काम वाली आती है, काम करने वाली जो आती है, उससे याद रखो कि भाई क्लोजिंग स्टॉक कौन है, काम वाली है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कौन है आपका, काम वाली है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को हम काम वाली वैल्यू, काम वाली मतलब कम वाली वैल्यू, जो वैल्यू कम होगी उस पर हम क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे। तो वो कौन सी कम होगी, या तो आपको स्टॉक की जो वैल्यू है, मतलब जो उसकी कॉस्ट है, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है, मतलब स्टॉक को बनाने में, उस स्टॉक को लेने में उसकी जो कॉस्ट है, वो देखो। पहली चीज, उस स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक की पहले कॉस्ट देखो। देखो यहाँ पे लिखा है वैल्यूड एट कॉस्ट, या तो क्लोजिंग स्टॉक जो है आपके, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, क्लोजिंग स्टॉक देखो, जो आपके क्लोजिंग स्टॉक है उसको आपको दो चीजों पे देखना है। सबसे पहले तो उसकी कॉस्ट देखो कि भैया इसकी कॉस्ट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी, हमारी उसमें कितना खर्चा हमारा लगा है, उसकी कॉस्ट, उसकी कीमत देखो। उसके बाद इसकी मार्केट में वैल्यू क्या है, पहले वो देखो, ठीक है। ये दोनों चीजें देखो, और यदि कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पे आप ट्रेडिंग अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करो, और यदि मार्केट वैल्यू कम है तो मार्केट वैल्यू पर इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट पे रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है आपकी काम वाली, ठीक है, काम वाली। हु इज क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज काम वाली। काम वाली मतलब यदि कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, और यदि मार्केट वैल्यू कम है तो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे क्लोजिंग स्टॉक की जो कीमत है वो है 10,000, और मैं मार्केट में वैल्यू देख रही हूँ भाई साहब वो 12,000 है, तो मैं इसको काय पे रिकॉर्ड करूँ, अपनी बुक्स में कितने वैल्यू पे रिकॉर्ड करूँ, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में काय पे करना है, कम वाली पे करना है, काम वाली, ठीक है, मतलब कम वाली, ठीक है। तो कम कौन सी है, 10 या 12, ये कम है, तो मैं अपनी बुक्स में इसको 10,000 पे रिकॉर्ड करूंगी। और यदि ऑन द अदर एंड मैं बोलूं कि मेरी इसकी कॉस्ट है 8,000, ठीक है, और मार्केट में वैल्यू है इसकी 6,000, तो अब मैं इसको काय पे रिकॉर्ड करूं,
काय पे रिकॉर्ड करूं, मार्केट वैल्यू पे करूं क्योंकि वो कम है। तो जो कम है, कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पे करो, मार्केट वैल्यू कम है तो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। कभी कभी क्वेश्चन में आपको दोनों वैल्यू दे के रखेंगे, कॉस्ट भी दे के रखेंगे, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट भी देंगे और क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट वैल्यू भी देंगे। तो जो कम होगी उसको ही आप अपनी ट्रेडिंग अकाउंट में उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड करना, जो कम है। तो याद रखना क्लोजिंग स्टॉक कौन है, काम वाली, तो जो वैल्यू कम है कम वाली वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देना। क्लियर, समझ आया? चलिए राइट, चलो तो ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। इज इट क्लियर टू ऑल? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक को हम कहाँ शो करते हैं? सबसे पहले तो अपना ट्रेडिंग अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड पे, ठीक है, मैंने बताया कि जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है उसके क्रेडिट साइड पे हम क्लोजिंग स्टॉक शो करते हैं सबसे पहला। दूसरा, इसको और कहाँ करना पड़ता है, बैलेंस शीट जब बनाएंगे भाई साहब तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। क्यों मैम एसेट साइड, क्यों है ये हमारा एसेट? क्योंकि ये हमारा गुड्स है, ये हमारा स्टॉक है जो अभी तक नहीं बिका, कल को बिकेगा तो मुझे पैसे ही कमाने को मिलेगा ना। तो ये वो चीज है जिससे मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। और यदि बिजनेस को ऐसी कोई भी चीज जिससे बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है वो बिजनेस का एसेट होता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि इस साल मेरे 20 प्रोडक्ट है या 20 मेरा जो है स्टॉक की वैल्यू है जो मेरे नहीं बिके, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल बिक जाएंगे। तो इस पे जो 20 नहीं बिका, मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है इस साल नहीं बिका, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल बिकेगा तब मुझे फायदा होगा। तो ये मेरा एसेट है, मुझे फ्यूचर में बेनिफिट दिलाएगा। भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, बन के रेडी हो गया है, अगले साल बिक जाएगा तब मुझे बेनिफिट मिलेगा, इसलिए ये बेनिफिट है, ये एसेट के अंदर आएगा मेरे बैलेंस शीट के अंदर। समझ में आया सभी को? क्लियर हो गया बढ़िया से? चलिए अब इसके साथ ना आपके एक चीज और आती है, यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, मैंने 1 के बाद डायरेक्ट 3 बताया। नंबर 2 और क्या आती है आपकी, डायरेक्ट इनकम, जो कि हालांकि बहुत कम होती है, कि प्रोडक्शन के टाइम आपको ऐसी कोई इनकम होती नहीं है, लेकिन यदि कभी हो जाए तो याद रखना कि प्रोडक्शन के टाइम पे जो आपको इनकम हो रही है वो आपकी डायरेक्ट इनकम है, वो पैसा आपको मिल रहा है और इनकम को क्रेडिट ही करना है हमको, ठीक है। तो यदि प्रोडक्शन के टाइम कोई खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है आपका, तो वो डेबिट होता है, और यदि प्रोडक्शन के टाइम कोई डायरेक्ट आपको इनकम हो रही है तो वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी। प्रोडक्शन हालांकि बहुत कम होता है ऐसा कि आपको प्रोडक्शन के टाइम इनकम हो, क्योंकि इनकम ज्यादातर प्रोडक्शन के बाद ही होती है, लेकिन फिर भी कभी 1-2 बार ऐसा होता है, क्वेश्चन में भी हम देखेंगे कि कई बार डायरेक्ट आपके पास इनकम भी होती है। अभी मैं आपको आगे वाली जो नेक्स्ट क्लासेस रहेंगी वहां पे इसका ये तो रफ फॉर्मेट बताया, इसका एक सही फॉर्मेट भी बताऊंगी, वहां हम और अच्छे से देखेंगे कौन कौन सी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और कौन कौन सी डायरेक्ट इनकम, और ये सारी चीजें देखेंगे। क्लियर, राइट, समझ में आ गया? तो ये 3 चीजें हैं, एक बार और देख लो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, डायरेक्ट इनकम और क्लोजिंग स्टॉक। बस इतना ही है, सिंपल सा होता है बस, ठीक है। समझ आ गया कंटेंट्स क्या क्या इसमें इंक्लूडेड होते हैं? आई होप गाइस आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो दिस इज इनफ फॉर टुडेज सेशन, आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई हैं। तो गाइज लाइक शेयर जरूर कर देना। हालांकि अभी इसमें हम लोग इसका फॉर्मेट बैलेंसिंग वगैरह कैसे करते हैं वो सारी चीजें नेक्स्ट वाले सेशन में देखेंगे। तो मेरे साथ और चैनल के साथ इसी तरीके से कनेक्टेड रहिएगा, मेरे साथ डेली बेसिस पे क्लासेस में ज्वाइन हो जाइएगा, डेली कनेक्टेड रहिए इसी प्लेटफॉर्म, इसी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सबको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाएंगे। कोर्सेज यूट्यूब चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मोबाइल एप्लीकेशन या फिर हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा ई बुक्स और ई नोट्स का लिंक स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ नीचे दिया हुआ है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो गाइज आप हमें यहाँ पे फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बना सकते हैं। फिलहाल आज के सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सो गाइज इसी तरीके से हमारे टच में रहिए, डेली क्लासेस में अटेंड, बिल्कुल आप ही को डेली क्लासेस अटेंड करनी है। बाकी फिर हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। तो फिर बस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एज वेल एज कीप लर्निंग।